हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। राजस्थान ज्योग्राफी क्लास कराने वाला हूँ मैं आज सभी को। आज राजस्थान ज्योग्राफी में भी बहुत प्यारा सा टॉपिक रहेगा, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो आइए देखते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश की सामान्य जानकारी के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। इसके कितने हो गए भाग? भौतिक प्रदेश आपके हैं ही हैं, इनके अपने 4 भाग हैं। 4 भागों में बांटा गया है। इसके हिसाब से आप जैसे भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी के अनुसार देख लेते हैं। सामान्य जानकारी, ठीक है सर। सामान्य जानकारी में भी अपने फर्स्ट आएगा मरुस्थल। मरुस्थल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मरुस्थल अपने कितने परसेंट में है? कितने परसेंट में? 61.11% में अपने मरुस्थल है। अब मरुस्थलीय भाग में जनसंख्या कितनी निवास करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको जनसंख्या बता देता हूँ। जनसंख्या हो जाएगी अपनी 40%। कितनी है सर? 40% जनसंख्या हो गई। ये पॉइंट टू पॉइंट में सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आज सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट होंगी और एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। 1 लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। इसी हिसाब से ज़िले कितने आते हैं? इसमें ज़िले हो जाएंगे अपने 12। वो मैं आगे आपको बता दूंगा 12 ज़िले कौन कौन से हैं। फिर इसके बाद आते हैं आपकी मृदा कैसी है। मृदा अपनी बलुई मृदा, बलुई मृदा है, ठीक है। और जलवायु आपको पता होना चाहिए। जलवायु कैसी है सर? जलवायु है शुष्क व अर्ध शुष्क। कौन सी जलवायु? शुष्क व अर्ध शुष्क, ठीक है सर। ये अपने मरुस्थलीय भौतिक प्रदेशों में फर्स्ट का हो गया। 4 भागों में बांटा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अपना सेकंड है, फिर सेकंड है अरावली। सेकंड कौन सा है? अरावली। सेकंड अरावली है। अरावली में बता देता हूँ आपको, 1 मिनट 5। अरावली में मैं आपको बता देता हूँ जनसंख्या कितनी निवास करती है सर? जनसंख्या कितनी निवास कर रही है? जनसंख्या 9%। जिले कितने आ जाएंगे? कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 13 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है सर। 13 डिस्ट्रिक्ट। और इसमें आप मृदा देख सकते हैं। मृदा कौन सी है? अब आप तो इसमें पथरीली मृदा होगी, क्योंकि अरावली जहाँ होती है तो पर्वतीय मिट्टी होगी। मृदा अपनी पर्वतीय हो जाएगी, पर्वतीय मृदा। इसके अलावा इसकी जलवायु कैसी रहेगी? जलवायु उपाद्र, उपाद्र इसकी जलवायु हो जाएगी। हो गई सर। इसके बाद आपको बता देता हूँ मैं, उपाद्र इसकी जलवायु हो गई। अब अगले पॉइंट पे जाते हैं। अगला आता है आपका तीसरा भाग आता है। कौन सा? तीसरा आता है अपना मैदान, मैदानी भाग। मैदानी भाग कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है सर? कितने परसेंट जनसंख्या?
इसका भाग हो जाएगा, कितने भाग में फैला हुआ है मैदानी भाग, 23%। और जनसंख्या हो जाएगी अपनी 39%। ठीक है। उसके अलावा ज़िले कितने आते हैं, ज़िले अपने 10 डिस्ट्रिक्ट हो गई। मिट्टी अपनी जलोढ़ हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के साथ जलवायु कैसी हो जाएगी, आर्द्र। आर्द्र आर्द्र जलवायु हो गई। ठीक है। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें एक बार बता देता हूँ, लेकिन अपना चौथा भाग और देख लेते हैं एक बार। चौथा भाग देख लेते हैं। चौथे भाग में हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार, सॉरी, हाड़ौती के पठार में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आएंगी यहाँ आपको बताना है। लेकिन भाग कितना है, 7% भाग। कितने परसेंट इसका भाग है, 7% भाग हो जाएगा। इसके अलावा जनसंख्या कितने निवास करती है, 11% जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है सर। अब इसमें ज़िले कितने आएंगे, तो इसमें ज़िले हो जाएंगे अपने, अब इसमें ज़िले बता देता हूँ मैं आपको। ज़िले हाड़ौती में जो भी ज़िले आते हैं आपको पता होना चाहिए, हाड़ौती वाली डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। ठीक है। अब हम अगले पेज पर आते हैं। पहले आपको ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। राजस्थान के भौतिक प्रदेश सामान्य जानकारी के थ्रू कितने भागों में बांटा गया है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में सबसे पहले अपना मरुस्थल हो जाएगा। मरुस्थल के बाद अपना सबसे पहले अपना मरुस्थल हो जाएगा। मरुस्थल के बाद इसका भाग कितना है, 61.11%। जनसंख्या 40% निवास करती है। जिले 12 जिले हो जाएंगे। 12 जिले मतलब जोधपुर संभाग आ जाएगा अपना। कौन सा संभाग आ जाएगा सर, जोधपुर संभाग इसमें आ जाएगा। मृदा अपनी बलुई मृदा हो गई। जलवायु अपनी शुष्क एवं अति आर्द्र। यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 25%। ठीक है, वर्षा होती है। अरावली में जनसंख्या 9%, सॉरी जनसंख्या इसका भाग 9% है। ठीक है सर। और इसकी जनसंख्या इसमें 10% निवास करती है। ठीक है, इसका भाग 9% और जनसंख्या 10% निवास करती है। और 13 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें। मृदा पर्वतीय, ये आपको पता होना चाहिए। और अरावली, हम आगे अरावली के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। इससे पहले मैदान के भाग देख लेते हैं। मैदान भाग कितने परसेंट है अपना, 23%। जनसंख्या सबसे ज़्यादा यहीं पर निवास करती है, 39%। जिले 10 हैं, जलोढ़ मिट्टी है और हाड़ौती का पठार है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब अगला देखते हैं, उत्तरी मरुस्थल। अब मैं आपको एक बार मैप में बता देता हूँ सारी चीज़ें। ये अपना राजस्थान का मैप हो गया। राजस्थान के मैप में भी अपने भाग देख लेता हूँ मैं। ये अपने भाग हो गए। भाग में भी मरुस्थल, अरावली। ठीक है सर, ये अरावली हो जाएगा।
मैदान, हाड़ौती। ये सारी चीज़ें ये आपको मैप के अनुसार पता होना चाहिए। अब इसमें जलवायु देख लेते हैं। जलवायु मरुस्थल में जैसलमेर में कौन सी जलवायु पाई जाती है? शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। उसके अलावा अरावली में अर्ध शुष्क, अरावली में अर्ध शुष्क जलवायु। और मैदानी भाग में आर्द्र, और हाड़ौती के पठार में अति आर्द्र। ठीक है सर, ये मैं आपको बस समझाने के तरीके से बताइए, लेकिन अभी हम इसको लेजर कर देते हैं। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के बारे में हम बात कर रहे हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, इसे हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। थार का, इसको हम थार का मरुस्थल भी कहते हैं। ठीक है, थार का मरुस्थल हो जाएगा। उसके बाद इसका निर्माण आपको पता होना चाहिए। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ, निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, निर्माण इसका टर्सरी प्लेसीटोसीन प्लेटिसोसीन, अब इनका दोनों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सीनोजोइक। क्या हो जाएगा? सीनोजोइक, नवजीवी। क्या हो गया सर? नवजीवी हो गया। ये आपको वन लाइनर में सारी ज्योग्राफी कराने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी आने वाले क्वेश्चनों में। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अब इसके विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? विस्तार के बारे में। इसके विस्तार के बारे में बात करते हैं सर। ठीक है, इसका विस्तार कितने किलोमीटर, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई? ठीक है, पहले हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बारे में बात करते हैं। तो जल्दी जल्दी बताइए, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई बता देता हूँ मैं, 1640 किलोमीटर, और चौड़ाई इसकी 300 किलोमीटर, और ऊंचाई 200 से 300 मीटर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी ढाल की बात कर लेते हैं। इसकी ढाल किस साइड में है? अब ढाल में हम मैप बनाते हैं, मैप में ही देखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। ये अपना राजस्थान का एक नॉर्मल मैप हो गया। इसमें अपना उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब, और ये अपना मरुस्थल हो जाएगा। यहाँ पर ये मरुस्थल। ढाल कौन सी साइड में है इसकी? पश्चिम की तरफ।
तो उत्तर से पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ, पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ ढाल रहेगा। ठीक है, ये अपना हो गया उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। अब मरुस्थल के बारे में अध्ययन करेंगे। मरुस्थल के बारे में अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो इसमें आ जाएंगे अपने 2 भाग, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। पहले आ जाएगा अपना शुष्क मरुस्थल। कौन सा आ जाएगा? शुष्क मरुस्थल, जिसको राठी प्रदेश भी कहते हैं, जिसको राठी प्रदेश भी कहते हैं, जिसको राठी प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, 0 से 25 सेंटीमीटर के अंदर ये शुष्क प्रदेश आता है। और दूसरा आ जाएगा अपना, पहला सेकंड नंबर का आ जाता है अपना अर्ध शुष्क। कौन सा आ जाएगा? अर्ध शुष्क। ठीक है, अर्ध शुष्क मरुस्थल में, और इसको हम बांगड़ी भी कहते हैं। इसमें संवर्षा क्षेत्र कितना होता है? 25 से 50 सेंटी। अब इसमें 12 जिले कौन कौन से आते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इधर मैं आपको इसकी 12 डिस्ट्रिक्ट बता देता हूँ, 12 जिले। मैं आपको बता देता हूँ। 12 जिलों में कौन कौन से आते हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। बीकानेर संभाग के बारे में, ठीक है, बीकानेर संभाग हो गया। बीकानेर संभाग में बीकानेर, अपना बीकानेर हो जाएगा, चूरू, बीकानेर, चूरू, गंगानगर प्लस हनुमानगढ़, ये बीकानेर संभाग में आते हैं। हनुमानगढ़ और शेखावाटी क्षेत्र से कौन कौन से हो जाएंगे? शेखावाटी से हो जाएंगे अपने सीकर, सीकर और कौन कौन से हो गए सर? सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू हो जाएंगे। अपना झुंझुनू हो जाएंगे। ठीक है सर, इसके बाद हम बात करने वाले हैं जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग में कौन कौन से आते हैं? जोधपुर संभाग में कौन कौन से आते हैं? जोधपुर संभाग में अपना जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, जैसलमेर के बाद अपना बाड़मेर हो गया, बाड़मेर के बाद अपना पाली, पाली के बाद जालौर, और जालौर के बाद सिरोही को छोड़कर नागौर। ठीक है, इसमें नागौर। ठीक है, ये अपने इसके क्षेत्र हो गए। अब हम बांटने वाले हैं इसको। इसका कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा?
कुल क्षेत्रफल 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर। एग्जाम में आ जाता है कि कुल क्षेत्रफल कितना है मरुस्थलीय भाग का, तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है सर, अब एक नोट डाल लेते हैं। नोट में क्या है वो भी आपको बता देते हैं। 25 सेमी समवर्षा रेखा, 25 सेमी समवर्षा, 25 सेमी समवर्षा रेखा। ठीक है, ये 2 भागों में बांटती है मरुस्थल को। कितने भागों में? 2 भागों में। ये सारे क्वेश्चन में आपको वन लाइनर है, एक तरीके से रिवीजन या फिर अच्छी क्लास, मतलब एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ देखने के लिए आपको क्लास देखनी चाहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसी के साथ शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थल हो जाएंगे। शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थल क्या हो जाएंगे? शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थल अपना हो जाएगा। ठीक है सर। मैंने आपको अब तक क्या क्या कराया है? भौतिक प्रदेश की सामान्य जानकारी दी है। सामान्य जानकारी के बाद आपको उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के बारे में बताया है, मरुस्थल के अध्ययन के बारे में बता दिया है। इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और क्वेश्चन आता है। इसके अलावा मैं आपको अब अगला कराने वाला हूँ शुष्क मरुस्थल के बारे में बात करेंगे। शुष्क मरुस्थल, पहला पॉइंट डाल लेते हैं अपना, फर्स्ट पॉइंट शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल हो गया। शुष्क मरुस्थल में क्या है, क्या देख रखा है? अभी 1 मिनट रुको, पेन चेंज कर लेते हैं। शुष्क मरुस्थल में क्या है? 25 सेमी से कम वर्षा वाला भौतिक प्रदेश शुष्क मरुस्थल कहलाता है। इसमें लिख देते हैं वर्षा कितनी होगी? वर्षा 25 सेमी से कम। ठीक है, अगर कहीं भी आ जाए 25 सेमी से कम वर्षा वाला तो शुष्क मरुस्थल हो जाएगा। इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसके 2 भाग हैं, 2 भागों में, 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला का है पहला है बालू का स्तूप युक्त, और सेकंड है अपना बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप मुक्त। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं पहले की। ठीक है, बालू का युक्त वाले की, बालू का स्तूप युक्त वाले की। तो ये पवन, मिट्टी और निक्षेपण से बना हुआ बाल का स्तूप है युक्त। ये किससे बना हुआ है? पवन, मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, सेकंड नंबर आ जाता है अपना मुक्त। तो इसका पहले मुक्त का भाग कितना है? तो भाग अपना 41.5%, और सबसे ज़्यादा युक्त ये अपना 58.5% भाग। ठीक है,
अभी हम बात करते हैं आगे बात करते हैं सर इसकी 41.5% बाल का स्तूप युक्त की बात करते हैं। बाल का स्तूप युक्त में इसका कारण क्या है? पथरीला मरुस्थल, जिसे हमादा कहा जाता है। पथरीला मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल, ठीक है, कारण है इसके। पथरीला मरुस्थल हो जाएगा। और इसमें क्या क्या हमें प्राप्त होता है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, ये सारी चीज़ें हमको इसमें आपको बाद में बताऊंगा। ये आपको नॉर्मल जानकारी इनके बारे में होनी जरूरी है, ठीक है सर। अब इनको नॉर्मल जानकारी रहेगी तो आप क्वेश्चन आएगा कैसे भी पुटअप होगा 25 सेमी कम वर्षा से कम वर्षा वाला मरुस्थल, यहाँ आपको पता होना चाहिए। बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप मुक्त, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। विस्तार आपको पता चली जाएगा, क्योंकि हमादा कहाँ पाए जाते हैं? हमादा चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? ये अपने जैसलमेर में सर्वाधिक, जैसलमेर, जोधपुर बाड़मेर में पाई जाती है, ठीक है। अब बाल का स्तूपों के प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। बालू का स्तूप के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। बाल का स्तूप प्रकार के बारे में बात करते हैं। जब पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है तो बनने वाली संरचना, अब पवन कैसे चल रही है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो निक्षेपण मिट्टी एक दूसरे से दूसरे स्थान पर जाती है, वो किस तरीके से जाती है, पवन किस तरीके से चलती है, वो सारी कैसी आकृति बनती है पवन चलने के साथ, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रकार आपके हो जाएंगे, प्रकार के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो पवन आपकी फर्स्ट फॉन्ट पे आ जाएगा। पवन चलने का कारण, यहाँ आपकी पवन चल रही है, ठीक है। अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, बरखान, ये इसका प्रकार हो जाएगा। सर्वाधिक कहाँ चलती है? सर्वाधिक ये पवनें कहाँ चलती है? शेखावाटी, शेखावाटी में भी इम्पोर्टेंट रहेगा कहाँ? चूरू के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके की पवन कहाँ चलती हैं? बरखान प्रकार की पवनें कहाँ चलती हैं? ये पवनें कहाँ चलती हैं? ये पवनें शेखावाटी के अंदर चलती हैं। सेकंड नंबर में आ जाएगी अपनी, सेकंड नंबर में कौन सी आएगी? इस सेकंड नंबर के अंदर आएंगी समकोण। किस प्रकार की? समकोण, बिल्कुल खड़ी पवनें, ठीक है। ये अनुप्रस्थ रहेंगी। ये कैसी रहेंगी सर? अनुप्रस्थ। ये कैसी रहेंगी? अनुप्रस्थ रहेंगी। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर चलती हैं? समकोण, अनुप्रस्थ, ये सारी कहाँ पर चलती हैं? बाड़मेर और जोधपुर के अंदर। बाड़मेर और जोधपुर के अंदर ये अपना
बाड़मेर और जोधपुर के अंदर। तीसरी पवनें कहाँ चलेंगी? समांतर, बिल्कुल ऐसे इस तरीके से समांतर पवनें, ये कहाँ चलेंगी? समांतर पवनें ये अपने जैसलमेर के अंदर, ठीक है, समांतर। और तारानुमा हो जाएंगी हमादा, ये अपना तारानुमा हो जाएंगे। इस प्रकार की पवनें कहाँ चलती हैं? ये हमादा प्रकार की पवनें होती हैं। ये कहाँ चलती है? ये भी जैसलमेर के अंदर चलती हैं। ये पथरीला रेगिस्तान कहते हैं, पथरीला रेगिस्तान इसको कहा जाता है। ये रेतीले मरुस्थल में पाए जाते हैं जिनका निर्माण अनियमित हवाओं से होता है। हमादा का निर्माण, अब क्वेश्चन आ जाए हमादा का निर्माण कैसे होता है, तो ये अनियमित हवाओं से होता है। ये मैंने आपको शुष्क मरुस्थल प्रदेश, आपको ये सारी मैंने जानकारी दे ही दी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी। अगला आता है आपका बाल का स्तूप, उसके प्रकार बता दिए। पैराबोलिक बाल का स्तूप, यह आपका आता है, कौन सा आता है? पैराबोलिक बाल का स्तूप। पैराबोलिक के अंदर क्या होता है कि बरखान, ये पवन चल रही है अपनी इस तरीके से और इस तरीके से हो गई, ये पवनें पैराबोलिक हो जाएंगी, मुड़ती हुई पवनें इस तरीके से हो जाएंगी। बरखान के विपरीत या महिलाओं के बालों की जैसा बाल का स्तूप पैराबोलिक कहलाता है। महिलाओं के बाल कैसे होते हैं? इस तरीके से होते हैं, घुंघराले इस तरीके से नीचे आते हैं, ये अपना सर है। तो महिलाओं के बालों के साथ, अब यहाँ पैराबोलिक से आप समझ जाना कि महिलाओं के बाल, ठीक है, महिलाओं के बाल जैसे होते हैं, ठीक है, ये महिलाओं के बाल जैसे होते हैं। उसी के हिसाब से फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये सभी मरुस्थलों में पाए जाते हैं, सभी मरुस्थलों में पाए जाते हैं, ठीक है, ये सभी मरुस्थलों में पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आपको जैसे ये बरखान बालों के समान, ये पहले ऐसे हवा चल रही थी, फिर उसके बाद इस तरीके से हो गई, ठीक है, ये अपने पैराबोलिक हो जाएंगे। उसके अंदर इसके बाद आता है अपना सीफ। क्या आता है? सीफ। इसमें क्या करेंगे? अपनी पवनें बिल्कुल इस तरीके से झुक जाएंगी, इस तरीके से। इसमें ये पवनें हैं, इस तरीके से पवनों के समानांतर या पवनें इस तरीके से अपना, ये अपनी पवन हो गई। बरखान के निर्माण, जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की एक भुजा आगे की तरफ बढ़ जाती है, ठीक है, बरखान हो गया, इसकी एक भुजा है, ये भुजा आगे की तरफ बढ़ जाएगी। कहाँ बढ़ेगी सर? आगे की तरफ बढ़ जाएगी, आगे की तरफ बढ़ जाएगी, ठीक है। यह आपका पैराबोलिक और सीफ हो गया। इसके साथ हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं, बरखान और सीप किस तरीके के होते हैं। ये क्वेश्चन आता रहता है और इम्पोर्टेंट भी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसमें अब अपना देखना है।
बरखान, सीप। बरखान और सीप के अंदर देखना है तो बरखान अपने अनुप्रस्थ होते हैं। कैसे होते हैं? अनुप्रस्थ। और सीप अनुदैर्घ्य होते हैं। कैसे होते हैं? अनुदैर्घ्य होते हैं। अनुदैर्घ्य होते हैं। अब आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ सब चीज़ों का। मैंने आपको भौतिक प्रदेश कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार की सारी जानकारी दे दी। इसके बाद उत्तर पश्चिम मरुस्थल के बारे में बता दिया, मरुस्थल के अध्ययन के बारे में बता दिया, शुष्क मरुस्थल बता दिया, बाल का स्तूप किस प्रकार के पैराबोलिक स्तूप, सीप, और इसके बाद अपना जाता है स्क्रब कापिस। ठीक है, स्क्रब कापिस आ गया। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसके बाद हम स्क्रब कापिस के बारे में आपको हम बता देते हैं। झाड़ी होती है, झाड़ियों के बीच में पाया जाता है। ये झाड़ियों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, किनारे झाड़ियों के। ठीक है, ये हो गया अपना। आपको स्क्रब का मतलब याद रखना है। स्क्रब का मतलब झाड़ी के कोने। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है, एग्जाम में आ जाए बस झाड़ियों के कोने को आपको याद रखना है। इसके अलावा इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अपना अगला मरुस्थल आ जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल व अरावली के मध्य का भौतिक प्रदेश 25 सेमी वर्षा से और 50 सेमी वर्षा वाला भौतिक प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थल में आपके बारे में क्या जानते हो? अर्ध शुष्क, ये अपना अर्ध शुष्क हो जाएगा। ये अपना अर्ध शुष्क हो गया। ठीक है, ये अपना अर्ध शुष्क हो जाएगा। अर्ध शुष्क में क्या होगा कि 25 सेमी से 50 सेमी वर्षा वाला क्षेत्र, वर्षा वाला क्षेत्र आ जाएगा। आ गया वर्षा वाला क्षेत्र। अर्ध शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? इसके भाग बता देता हूँ मैं आपको। इसके भाग हो गए 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला देख लेते हैं, लोनी बेसिन। सेकंड आ जाएगा अपना नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, शेखावाटी अंतःप्रवाह, शेखावाटी अंतःप्रवाह और घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर। इसके अलावा आपको मरुस्थल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूंगा। इससे पहले हम पीछे की सारी बातें पढ़ लेते हैं एक बार और। भौतिक प्रदेश में ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ। इसके अलावा स्क्रब कापिस हो गया, अर्ध शुष्क मरुस्थल हो गया, तो ये मरुस्थल के महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में क्या आएगा? खड़ीन। खड़ीन क्या होता है?
खड़ीन। खड़ीन क्या होता है? ये एक कृषि है, खड़ी कृषि, जिसमें सबसे ज़्यादा चना और सरसों होते हैं। ठीक है, चना और सरसों की एक तरीके से कृषि है। ठीक है, ये खड़ीन या प्याला झील ये मुख्यतः जैसलमेर में उत्तरी भाग में पाई जाती है। इसको प्याला झील भी कहते हैं। ये जैसलमेर कौन से भाग में पाई जाती है? जैसलमेर के उत्तरी भाग में पाई जाती है। ठीक है, उत्तरी भाग में पाई जाती है। ये आपने खड़ीन, प्याला झील, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किसकी कृषि की जाती थी? रबी की कृषि। क्योंकि चना और सरसों किसके अंदर आते हैं? रबी की फसल के अंदर आते हैं। अगला पॉइंट आ जाएगा अपना रन और टाट। ये क्या होता है? अब जैसलमेर में लवणीय भूमि होगी, लवणीय भूमि होगी तो अनुपजाऊ होगी, तो उसको क्या कहेंगे? रन या टाट कहेंगे। अब इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं, इसमें अपने ये भाग अपना हो जाएगा मरुस्थल में। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ रहेगी? सर्वाधिक अपने जैसलमेर में। कहाँ रहेगी सर सर्वाधिक? अपने जैसलमेर में। सर्वाधिक अपने जैसलमेर में रहेगी। इसके बाद आपको हम जलपट्टी या लाठी सीरीज के बारे में बात करते हैं। उसके बाद अपना मरु उद्यान हो जाएगा, दिशा हो जाएगी। इसके बाद हम अपनी अगली क्लास में हम अरावली चालू कर देंगे। पहले हम जलपट्टी के बारे में बात कर लेते हैं। सरस्वती नदी का भू गर्भिक भूगर्भिक अवशेष जलपट्टी या लाठी सीरीज कहलाता है। जलपट्टी या लाठी सीरीज कहलाता है। जलपट्टी या लाठी सीरीज कहलाता है। ये आपको पता चल गया। राजस्थान में सरस्वती नदी का विखंडित भूगर्भिक जलीय अवशेष बाड़मेर जालोर क्षेत्र में मिला है। कहाँ मिला है? इसका भूगर्भिक क्षेत्र कहाँ मिला है ये आपको पता होना चाहिए। बाड़मेर और जालोर में भी कहाँ? सांचौर वाला क्षेत्र में इसका ये सारी चीज़ें मिली हैं।
अब इसमें अपना मरुस्थल में और क्या चीज़ है, मरुस्थल में अपना आकलगाम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आकलगाम। और ये किस किस लिए जाना जाता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान आकलगाम में स्थित है। ठीक है, विश्व में लकड़ी के अवशेष जीवाश्म प्राप्त हुए यहाँ से, आकलगाम से। ठीक है, अब इसके बाद ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मैंने मोटी मोटी जानकारी में दे रहा हूँ वन लाइनर के हिसाब से, जो आपको इम्पोर्टेंट सीरीज के हिसाब से और बेस्ट रहेंगे। इससे आप एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं देख सकते। नॉर्मल एग्जाम में आप ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बस आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो सारे सर पढ़ाते हैं, लेकिन आपको बस अटेम्प्ट करने का, पढ़ने का तरीका आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना मरु उद्यान से। मरुस्थल का वह क्षेत्र जहाँ बैसिन पाए जाते हैं, चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नकल स्थान या मरु उद्यान कहते हैं। ठीक है, अब दोहरे, अब देख सकते हैं मरु उद्यान में हरियाली, तो इसे हम मरु उद्यान कहते हैं। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मरु उद्यान। मरु उद्यान कह दिया, हरियाली आ जाएगी। तो इसके बाद हम धोरों के बात कर लेते हैं। धोरे, धोरे क्या बोलते हैं, मरुस्थल में लहरदार, इस तरीके से ये सारे, ये क्या है, धोरे। ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, ये सारे धोरे ही हैं। और गतिशील होते हैं, ये क्या होते हैं, गतिशील, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और सर्वाधिक धोरे कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसलमेर में। ये भी आपको आना चाहिए, कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसलमेर में। और मरुस्थल मार्च, मरुस्थल मार्च, मार्च के महीने में क्या होता है, मार्च के महीने में मरुस्थल आगे बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, मरुस्थल आगे। तो इसे हम एक स्थान से, जैसे ये टीले हैं अपने मरुस्थल के, ये एक स्थान से हवा चलेगी, यहाँ से ये हवा आई, तो यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ ट्रांसफ़र हो गई ये, तो इसको मार्च के आगे बढ़ते हैं, तो इसे हम मरुस्थल मार्च कहते हैं। अब इसकी दिशाएं देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। पूर्व हो गए। अब इसमें ये अपनी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर थार के मरुस्थल की अपनी दिशा हो गई। ठीक है, थार का मरुस्थल अब हम देख लेते हैं। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल अब कितने भागों में है, भारत में कितना है, 85%, और पाकिस्तान में 15%। ये अपना
भारत। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में रेगिस्तान का कितना भाग है? 85%। और पाकिस्तान में 15%। और इसी के हिसाब से राजस्थान में कितना होता है? 62% लगभग, ये अपना राजस्थान में होता है। तो बाकी के भौतिक प्रदेश के बारे में मैं आपको अगली क्लास में जानकारी दूंगा। अब तक आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।